नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ ही नईम वजाहत अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको अच्छी तरह मालूम है कि हैदराबाद में ख़ासतौर पर हाइड्रा ने बहुत ज़्यादा हलचल मचा रखी है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा के कमिश्नर के बारे में कहा जाता है कि वो जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अदालतें भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं और अदालतें जब नाइंसाफ़ी होती है या फिर किसी पर जुल्म और ज़्यादती होती है तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आती हैं। तो बहरहाल हाइड्रा की कार्रवाई के ख़िलाफ़ तेलंगाना हाई कोर्ट आगे आई है और दुर्गम चेरू झील के करीब जो जायदादों के इन्हदामी कार्रवाई जारी थी उस पर उबूरी यानी रोक लगा दी है उबूरी तौर पर। और इस सिलसिले में इंटरिम ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं। अब ये ऐसा लगता है कि जो हाइड्रा का शिकार हो रहे हैं लोग उनके लिए कि राहत का सामान है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो दूसरी पार्टीज़ है वो भी अदालत से रुजू होंगी और स्टे हासिल कर लेंगी। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं, जहां तक हाइड्रा का सवाल है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बारे में कम्युनिस्ट लीडर नारायण ने कहा कि हाइड्रा की कार्रवाई के जरिए चीफ मिनिस्टर असल में शेर पर सवारी कर रहे हैं। यानी बहुत ही जुर्रत का काम है, बेबाकी का काम है और बहुत ही जोखिम भरा काम है, ख़तरे का काम है। क्योंकि इस कार्रवाई के जरिए न सिर्फ सियासतदानों की जायदादों को बल्कि गरीबों की जायदादों को भी निशाना बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल आपको बता दूं कि 22 यानी सितंबर के अगर देखेंगे आप, 11 सितंबर तक 262 गैर कानूनी इमारतों को मुनहदिम किया गया और ये भी दावा किया हाइड्रा ने कि 111.72 एकड़ अराजी हासिल की गई। लेकिन आज की कार्रवाई हुई, उससे पहले जो कार्रवाई हुई है यानी 11 सितंबर के बाद से, मैं समझता हूँ कि कम से कम 40 एकड़ अराजी बाजियाब की गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 150 तकरीबन 150 एकड़ सरकारी अराजी बाजियाब कर ली गई है। लेकिन क्या लोगों की चीखें, लोगों की आहें उसमें शामिल नहीं हैं? और अदालत का जो आज के अबूरी अहकामात हैं वो मैं समझता हूँ कि क्या वो राहत का सामान नहीं बन सकते? ये हम सवाल करेंगे हमारे मेहमान नईम वजाहत से। देखिए, जहाँ तक हाइड्रा की कार्रवाई है, तालिबान को बचाने की एक मुहिम है, लेकिन इस मुहिम में ज़्यादातर गरीब लोग मुतासर हो रहे हैं। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। ये इससे इत्तफाक किया जा सकता है कि गरीबों को नुकसान पहुँच रहा है। जी जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन बफर जोन और FTL में जो मकानात थे जिसको तोड़ा जा रहा है, उनसे पहले जिन लोगों ने इन्हें बेचा है, जी, फ़रोख्त किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ओहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद जिन लोगों के घर मुतासिर हो रहे हैं, गरीब लोगों के, उन्हें मुतबादिल घर दी जाए या फिर अराज़ी दी जाए, कुछ ना कुछ देना चाहिए। क्योंकि गरीब लोग अपने उम्र भर की कमाई उस पर झोंक दे रहे हैं। सही है। और उसको बुलडर्स के ज़रिए तोड़ा जा रहा है। तो लोगों में एक हुकूमत के ख़िलाफ़ नाराज़गी पाई जाती है। ज़रूर यकीनन अच्छा इक़दाम है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी इसका खैर मुक़द्दम किया गया। तेलंगाना के अजला में भी इस तरह के कार्रवाई शुरू करने की अपील की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि हैदराबाद तक ही महदूद रहेगा, आउटर रिंग रोड के हदूद तक ही रहेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 20 तारीख को कैबिनेट का इजलास मुनक़िद हुआ था जिसमें हाइड्रा को इख्तियार दिए गए थे ज़्यादा। इसके बाद आज हमने देखा है कि आउटर रिंग रोड के आगे बढ़ा है आज हाइड्रा और वहाँ पर इब्राहिमपट्टनम के एक तालाब पर नाजायज़ कब्ज़ों का जायज़ा लिया। जी जी। महबूब नगर में भी कार्रवाई की गई है, इससे पहले आपने देखा? नहीं, वो महबूब नगर की कार्रवाई से हाइड्रा का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ की जो मुकामी एजेंसियाँ हैं, बल्दियात वगैरह है, उन लोगों ने कार्रवाई की। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक नईम वजाहत ने एक बात अच्छी कही है कि किस तरह वहाँ इजाज़त दी गई है, इस बात का जायज़ा लेना चाहिए। और जो यानी रियल इस्टेट ताजरीन हैं, रियल इस्टेट एजेंट्स हैं जिन्होंने ये ज़मीन फ़रोख्त की है, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर कोई ज़मीन ख़रीदता है और उस पर घर तामीर करता है तो ऐसे ही मामूली तौर पर या ऐसे ही आसान नहीं है कि आप घर तामीर कर लें और ज़मीन ख़रीद कर घर तामीर करें। तो ऐसे में पूरी ज़िंदगी की जो कमाई होती है वो उस घर पर लगा दी जाती है। ऐसे में अगर आप हाइड्रा जैसे तंजीमें उसके घर को मुनहदिम करती हैं तो हाल क्या होगा मकीन का आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं। ऐसे में चाहिए कि हुकूमत को कि जो कुछ भी कार्रवाई की जा रही है उसका मुआवजा
जो मुतासिर अमाकिन हैं उसको अदा करे। कैसे अदा करे? एक तो सरकार की तरफ से यानी हुकूमत की तरफ से अदा किया जाए, और उसका कुछ हिस्सा आप देखेंगे रियल इस्टेट जो कंसल्टेंसी की रहती है या रियल इस्टेट कंपनीज़ है या जो कुछ भी है या लैंड ग्राबर्स है जिन्होंने ये ज़मीन फ़रोख्त की थी, उनसे पैसा वसूल किया जाए। फिर उसके बाद जिन अहदेदारों ने तामीर की इजाज़त दी थी, सरकारी अहदेदारों ने, उनसे भी पैसा वसूल किया जाए और मुतासिरीन के हवाले किया जाए। आपने बिल्कुल सच कहा। मैं समझता हूँ कि जब तक ये कार्रवाई की जाएगी तब तक कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। जी जी। लेकिन तालाबों का अहिया भी बहुत ज़रूरी है, तालाबों को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। जी जी। हम देखेंगे कि एक ज़माना ये कहा जाता था कि हैदराबाद झीलों का शहर है। आज तालाब कहीं नज़र नहीं आ रहे, बड़े पैमाने पर कब्जे हो गए हैं। उन कब्ज़ों को बर्खास्त करना भी ज़रूरी है, लेकिन गरीबों की तरफ हमदर्दी की नज़र डालना भी ज़रूरी है। जी जी। गरीबों का नहीं वजह साहब, अगर मुतवस्सित तबका भी लेता है या पैसे वाले भी अगर कोई ख़रीदते हैं तो ऐसे ही नहीं खरीदते, मेहनत की कमाई तो होती है ना। नहीं, बिल्कुल सच है। जी तो जी। कहना ये चाहिए, सबसे पहले कहना ये चाहिए चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, जी जी। अगर वो एफटीएल और बफर जोन के बारे में आवाम में शऊर बेदार करती और उन्हें ये कहती कि इस इलाक़ों में घना वगैरह मत ख़रीदें, तो शायद इतना बड़ा लोगों का नुकसान नहीं होता था। लेकिन इससे गलतियाँ हो गई हैं। इन गलतियों में सरकारी अहदेदार भी बराबर शामिल है, हुकूमत के ज़िम्मेदार भी बराबर शामिल है, और रियल एस्टेट कारोबार करने वाले भी बराबर के ज़िम्मेदार। जी जी जी। बहरहाल नाज़रीन, अब जायदादें अगर आप ख़रीदते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर ख़रीदना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि कहीं वो बफर जोन तो नहीं है, कहीं वो एफटीएल के ऊपर तो तामीर नहीं किया गया। ऐसा आपको बता दूँ, हालिया दिनों में हैदराबाद में मकानात की तामीर का जो रुझान है वो कम हुआ है, रजिस्ट्रेशन का कम हुआ है। और जो लोग तालाबों के किनारे या झीलों के किनारे पे मकानात ख़रीदने के लिए या फिर प्लाट्स ख़रीदने के लिए या फ्लैट्स ख़रीदने के लिए अपना एडवांस दे चुके थे, ऐसी बातें सुनने में आ रही कि वो अब बिल्डर से जाके वो एडवांस तलब कर रहे हैं। जी 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 जी। तो बहरहाल एक नया बुरहान पैदा हो गया है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं, कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर नालों पर मकानात तामीर कर लिए गए, दुकानात तामीर कर लिए गए, होटल्स वहाँ पर चलाई जा रही हैं। आइडिया है, 4-5 साल पहले हैदराबाद में बहुत तूफ़ानी बारिश हुई थी, तब पुराना शहर के अलावा कई इलाके में पानी आ गया था, कई लोगों की मौत भी वाक़ हो गई थी। हाफिज़ बाबा नगर है, उस्मान, क्यों हुआ था? तालाबों पर कब्जा करने की वजह से ये हुआ था। जी जी जी। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि कुदरत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि कुदरत जो भी करती है बहुत ही यानी उसकी अल्लाह की मसलियत होती है, उसको बहुत ही सोच समझ कर करती है और अपने बंदों की भलाई के लिए करती है। अब मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि जो जंगलात है, अगर जंगलात का कटाव शुरू कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि किस तरह यानी माहौल ख़राब हो जाएगा और गर्मी की शिद्दत बढ़ जाएगी, लोग गर्मी से मरने लगेंगे, बारिश नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हाँ, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और आप देखिए, अल्लाह का शुक्र एहसान है, हिंदुस्तान एक बेहतरीन मुल्क है, वो कुदरती हुस्न से माला माल मुल्क है, और आप देखेंगे सरसब्ज़ और शादाब मुल्क है। कई ऐसे इलाके हमारे मुल्क में हैं जहाँ पर अगर आप निकलेंगे, खुद हमारे रियासत तेलंगाना जाइए या हैदराबाद की किसी भी मुकाम पर, थोड़ा सा हैदराबाद से बाहर निकल जाइए, आप देखेंगे कि कितने सब्ज़ व शादाब माहौल है वहाँ का। यानी पोल्यूशन का तो वहाँ मैं समझता हूँ कि सिफर पोल्यूशन है। देखिए, आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जिसकी वजह से शहर भी बड़े पैमाने पर वसी हो रहा है। जी, बड़े बड़े पहाड़ है, चट्टाने हैं, उनको काट के आज बस्तियां बसाई जाती हैं। जी हाँ जी। आप बताइए, पहाड़ का भी एक वजूद है अपना। जी हाँ, बिल्कुल, पहाड़ का वजूद है, जंगलात का अपना वजूद है। इस सड़कों की तोसी या फिर शहर की तोसी में ना झाड़ बाकी रह रहे, ना पहाड़ बाकी रह रहा। और आप अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ पर पहाड़ जो होते हैं, अगर वहाँ उन्हें सफाया कर दिया जाए तो जलजले आने के चांसेस वहाँ पर है। और वैसे भी अल्लाह का शुक्र एहसान है, जैसा कि मैंने कहा है कि खुद हैदराबाद और अतराफ वकनाफ में इतना खूबसूरत माहौल है, जमादात, हैवानात, नबातात, यानी आप देखेंगे कि कितने पौधे हैं, दरख्त है अनवा अक़साम के। तो यानी माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए ज़रूरी है। चौकी से लेके आप कच्ची बोली या फिर उससे आगे चले जाइए। जी जी। जिन इलाकों में पहले पहाड़ा हुआ करते थे, जी जी, अब वो पहाड़ें कट कर दी गई। जी जी, आबादी बसाई जा रही है, सड़कें बिछाई जा रही हैं। ये अलग बात है, शहर का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसके जो असरात है उसको भी देखने की ज़रूरत है। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, अपने शहर को खूबसूरत रखिए, अपने रियासत को खूबसूरत रखिए, और ख़ासतौर पर जो माहौलियाती आलूदगी है उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए दिल्ली आलूदगी का शिकार है। आप बता रहा हूँ, दिल्ली दुनिया के बदतरीन 20 ऐसे शहरों में है जो आलूदगी के लिए बदनाम है। जी हाँ, लोगों को सांस लेने के लिए मुश्किल हो रही है। जी हाँ, जी हाँ। अब तो ऐसा हो, फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा कि आप वो ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑक्सीजन खरीदेंगे तो आपको अंदाज़ा लगाइए कि ये ऑक्सीजन को भी मज़हब का नाम दे देंगे ये लोग। जी हाँ, जी हाँ। जी जी।
यानी ज़ाफ़रानी ऑक्सीजन या फिर ये सब्ज़ ऑक्सीजन, यहाँ पर हर चीज़ मज़हब के नाम पर सोची जाती है। तो बहरहाल हम चलते हैं एक और खबर की जानिब, और उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि लड्डू से है। लड्डू, आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान की तहज़ीब व तमद्दुन और तहज़ीब और सक़ाफ़त का एक हिस्सा है, और ख़ास तौर पर जो पकवान होते हैं, हिंदुस्तानी डिशेस होते हैं, उसमें लड्डू को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। और क़दीम तारीख़ से ही लड्डू से मेहमानों की यानी ज़ियाफ़त के दौरान लड्डू भी शामिल किए जाते हैं और लोगों को लड्डू भी पेश किए जाते हैं, यानी खुशी के मौके पर लड्डू तकसीम किए जाते हैं। लेकिन हमारे जो मंदिर होते हैं हिंदुस्तान के, वहाँ पर लड्डू की शक्ल में प्रसाद तकसीम किया जाता है। इस मामले में तिरुमला की जो मंदिर है, बालाजी मंदिर, वो काफ़ी मशहूर है। और आपको ये भी बता दूं कि रोज़ वहाँ पर 3 लाख से ज़ायद लड्डू बनाए जाते हैं, और उस लड्डू में जो घी आता है वो बहुत ही शुद्ध होता है और बहुत ही एहतियात से उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जैसा सियासतदान ये ऐलान करता है कि तिरुमला के जो मंदिर है उसमें जो लड्डू तैयार किए जाते थे, ख़ास तौर पर जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत में, उन लड्डू में मिलावट की गई है। उसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और साथ साथ मछली का तेल भी मिलाया गया और मिलावट की गई। और यहाँ तक कहा गया है कि राम मंदिर का इफ्तिताह जब हुआ था, उस वक्त तिरुपति देवस्थानम से 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख लड्डू गए थे, और उस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, और शायद वो लड्डू वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी बतौर प्रसाद पेश किए गए। कई ब्राह्मणों में वो लड्डू खाए होंगे और कई वीआईपी भी उस लड्डू का मज़ा चखा होगा, क्योंकि ये तिरुपति देवस्थानम का लड्डू है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि जैसे ही पता चला कि गाय की चर्बी उसमें इस्तेमाल की गई, सुअर की चर्बी उसमें इस्तेमाल की गई और मछली का तेल इस्तेमाल किया गया, तो आप ब्राह्मणों के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि ना ब्राह्मण अंडा खाता है, ना गाय का गोश्त खाता है, ना चर्बी खाता है, और ना ही सुअर इस्तेमाल करता है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ इस कदर धर्म भ्रष्ट हो गया। अब धर्म भ्रष्ट होने के बाद अब लोग सोचेंगे कि किस तरह इससे बाहर आएँ। तो बहरहाल अब जो ताज़ा खबर हम आपको सुना रहे हैं वो ये है कि तिरुपति देवस्थानम के हज़ारों की तादाद में पुजारियों ने वहाँ एक रस्म का इनेकाद अमल में लाया और कहा कि अब मंदिर उस लड्डू के असर से पाक हो गई है। लेकिन जिन लोगों के पेटों में वो लड्डू गया, वो असर कैसा ख़त्म होगा, हम ना ये मजा से पूछते हैं। देखिए, किसी भी मजहबी अक़ीदा है किसी का भी, जी जी, मैं समझता हूँ कि मजहबी अक़ीदे में मिलावट नहीं होनी चाहिए, ना ही लोगों के जज्बात से खिलवाड़ होने चाहिए, कोई भी मज़हब का हो। लेकिन जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ने ये इल्ज़ाम, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने इल्ज़ाम लगाया कि लड्डू में जो घी इस्तेमाल हो रहा है उसमें खंजीर का चर्बी या फिर गाय की चर्बी इस तरह का इस्तेमाल हुआ है, मछली की चर्बी इस्तेमाल हुई, इस तरह का इल्ज़ाम आयद किया है। मैं समझता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू एक सीनियर कायद है, वो बिला किसी सबूत के इस तरह की बात नहीं करते। शायद लेबोरेटरी में जांच के बाद इस तरह की बात की गई होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो मसला था ये मज़हब से हट के सियासी मसला बना। जी हाँ बिल्कुल। चंद्रबाबू नायडू की एनडीए में शमूलियत इख्तियार की है चंद्रबाबू नायडू ने। शायद जगन मोहन रेड्डी को सियासी वार करने के लिए भी ये एक हरबा हो सकता है, लेकिन हमने पहले भी कहा है कि मजहबी जज्बात में को बर्दाश्त नहीं, अगर कोई ठोस पहुंचाते हैं तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या इस मसले को चंद्रबाबू नायडू दबा के लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाए बगैर मसले को हल कर सकते थे? इस पर भी गौर करने की जरूरत है। लेकिन एक बात नाज़रीन आपको बता दूं कि एक नई खबर आई है, एक ताज़ा खबर ये है कि जगन मोहन रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब लिखा। मकतूब लिखकर उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू हिंदुओं के मजहबी जज्बात का इस्तेसाल कर रहे हैं और सियासत उस पर यानी खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं एक लड्डू को लेकर। और उन्होंने कहा कि कभी भी उनकी हुकूमत ने इन लड्डुओं की तैयारी के ताल्लुक से कोई समझौता नहीं किया, पूरे यानी मजहबी तक़द्दुस को पामाल नहीं किया, बल्कि मजहबी तक़द्दुस का पूरी तरह ख्याल रखा, क्योंकि ये आस्था का सवाल होता है, अक़ीदे का सवाल होता है, मज़हब का सवाल होता है। और उनकी हुकूमत ने बहुत सोच समझ कर इसके ठेके दिए थे यानी घी के, लेकिन आपने देखा कि किस तरह ये हालात ख़राब हुए। अब देखना ये है कि मोदी हुकूमत अचानक हरकत में आती है। इवन आप देखें वज़ीर सेहत हरकत में आ जाते हैं JP नड्डा, फिर उसके बाद आप वज़ीर तग़ज़िया प्रहलाद जोशी वो भी यानी हरकत में आते हैं। और फिर अब ये इतला या ये नहीं मौजा साहब कि चंद्रबाबू नायडू ने इस तमाम वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए सिट तश्कील दी है। अच्छी बात है, हम यही कह रहे हैं कि अगर उसके साथ प्रसाद के साथ अगर कोई गलत हुआ है तो गलत है। लेकिन आपको बता दूं मैं ये सियासी मसले को ये इसका जो मसला था, मजहबी मसला था, वो मज़हब से हट के सियासत में दाखिल हो गया है। जी जी, आपको बता दूं जगन मोहन रेड्डी क्रिश्चियन है। जी जी,
जी हाँ उन पर बार बार ये इल्ज़ाम आयद कर किया जाता रहा कि उन्होंने कभी भी तिरुपति मंदिर का तक़द्दुस नहीं किया है, जी जी। या एहतराम नहीं किया है। इस तरह के उन पर इल्ज़ाम आयद किए गए। अब ये जिस तरह मसला इशू बन गया लड्डू का, हमारे बंडी संजय के मरकज़ी वज़ीर दाखिला है, किशन रेड्डी है, उन्होंने भी इस पर बरहमी का इज़हार किया है, हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुँचाई है। बंडी संजय ने तो मरकज़ी हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को और वज़ीर दाखिला को लेटर लिखते हुए इसकी CBI इंक्वायरी करने का मुतालबा किया है और ये कहा कि मंदिर में गैर हिंदुओं को मुलाजिमतें फ़राहम करने की वजह से ये मसला दरपेश आया है। चंद लोग हैं इसका सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मज़हबी मामलात को मज़हबी मामलों तक महदूद रखा जाए, उस पर सियासत नहीं की जाए तो बेहतर होगी। जो तहक़ीक़ात करना है कीजिए, मैं किसी तहक़ीक़ात पर कोई रुकावट पैदा करने के लिए का ख़ायल नहीं हूँ और ना ही तहक़ीक़ात ना करने का मैं कोई मुतालबा कर रहा हूँ, बल्कि ये कहना चाह रहा हूँ कि मज़हबी जज्बात को में सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका से। अमेरिका के दौरे पर है वज़ीर-ए-आज़म का दौरा, 2 रोज़ तो मुकम्मिल हो चुके हैं और आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म ने वहां पर न सिर्फ अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की है, बल्कि कुवैत के वली अहद से भी उन्होंने मुलाकात की, जबकि सदर महमूद अब्बास यानी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी उन्होंने मुलाकात करते हुए पहली मरतबा उन्होंने फ़लस्तीनियों की हालत इज़हार पर और ये जो गज़ा इसराइल और गज़ा जंग चल रही है उस पर गहरी तशवीश का इज़हार किया और कहा कि हिंदुस्तान 2 मुमलिकती हल के लिए पाबंद अहद है, उसकी तायीद के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये मसला हल हो जाना चाहिए, इलाके में बहुत ही पायदार अमन का हिंदुस्तान मुतमन्नी है। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म ने पहली मरतबा तशवीश का इज़हार किया, जबकि उन्होंने कभी फ़लस्तीनी बच्चों की शहादत पर एक जुमला भी अदा नहीं किया। जबकि वो यूक्रेन जाते हैं तो यूक्रेन के जो बच्चे शहीद हुए थे उनके बारे में उन्होंने अफसोस का इज़हार किया था, लेकिन फ़लस्तीनियों के ताल्लुक़ से उन्होंने कभी भी यानी डायरेक्टली या रास्त तौर पर या बिलवास्ता तौर पर उन्होंने कोई बात नहीं की हमदर्दाना। तो नहीं वजह साहब, आप ये बताइए कि तकरीबन 42,000 फ़लस्तीनी शहीद होते हैं, जिनमें 70% बच्चे और ख़वातीन होते हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म कुछ नहीं कहते। जबकि हैदराबाद में वाक़ इसराइल और इंडिया की जो कंपनी है, जो वेंचर है अंबानी, तो वो वेंचर की जानिब से तैयार किए जाने वाले ड्रोन्स इसराइल भेजे जाते हैं, हथियार भेजा जाता है और अमेरिका भी हथियार फराहम करता है। तो अब आप ये बताइए कि पहली मरतबा उन्होंने तशवीश का इज़हार किया, तो अब वज़ीर-ए-आज़म को याद आया कुछ? नहीं, देखो मैं समझता हूँ कि अगर कोई तब्दीली अच्छी है तो ठीक है, जी, उसका खैर मकदम करना चाहिए और ये आगे देखना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से अब तशवीश का इज़हार किया है, क्या इसी मौक़िफ़ पे वो आगे बरकरार रहेंगे, इस पर गौर करने की बात है। नहीं, वैसे भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो है बेंजामिन नेतन्याहू वज़ीर-ए-आज़म के अच्छे दोस्त हैं और बार बार बगलगीर भी होते हैं। बगलगीर होने के बाद उन्हें कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जो ताज़ा खबर है, वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत अच्छी बात की है। चलिए, एक हौसला अफ़ज़ा तो बात है। और लेकिन जहाँ तक कुवैत का ताल्लुक़ है, कुवैत और हिंदुस्तान के तारीख़ी ताल्लुक़ात रहे हैं और वलीअहद कुवैत के साथ वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात भी कहा जा रहा है कि बहुत कामयाब रही है। लेकिन एक बात आपको बता दूँ कि जहाँ तक इसराइल का सवाल है, इसराइल ने अब ऐसा लगता है कि पूरे इलाके को जंग के आग में झोंकने का फैसला कर लिया है, क्योंकि लेबनान पर मुसलसल वो हमले करता जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ताज़ा तरीन हमले में 17 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, 1 शख्स शहीद हुआ है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अमरीकी जो ओहदेदार हैं, ख़ासतौर पर जान करबी, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब ऐसा लगता है कि अमरीका इसराइल को ये बताना चाहता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत ही महंगा पड़ने वाला है और इसराइल के लिए जो जंग होगी लेबनान की, वो फ़ायदा बख्श नहीं होगी, उसके लिए तबाही और बर्बादी का बायस बनेगी। जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसराइल की जो जुल्म ज़्यादती है उसको आलमी बरादर तमाशा देख रहे हैं। जी, अगर पहले से ही इसराइल को रोका जाता तो मैंने समझता था कि आज उसकी ये जो अज़ाइम है वो इतने ज़्यादा अहम हो जाते थे। अगर इसराइल को पहले रोक दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि ये आज जो नुकसानात हो रहा है, पहले फ़लस्तीन का हुआ, अब लेबनान हो रहा, कल और कोई हो सकता, कल ईरान हो सकता, कोई ना कोई और कंट्री हो सकती, पहले उसको मुकम्मल छूट दे दी गई। तमाम ममालिक ने, बड़े ममालिक ने इसराइल की सपोर्ट किया। आज इसराइल को ये लग रहा है, उन ममालिक को ये लग रहा है कि अगर आज इसराइल को हम नहीं रोकते तो कल के लिए हमारे लिए ख़तरा बन सकता है। इसलिए आज दबी दबी आवाज़ में, अपने दबी दबी ज़बान में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जी।
वैसे भी नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं बेंगलोर में आपको बता दूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस है, बहुत ही जाना माना यानी तालीमी इदारा है, तहक़ीक़ी इदारा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर अब इसराइल के साथ, इसराइल के साइंसदानों के साथ, इसराइल के बिजनेस जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके साथ एक ज़बरदस्त इजलास मुनक़िद हो रहा है। आज से उसका आगाज़ होने वाला है। लेकिन हम सलाम करते हैं फैकल्टी के अरकान को और तलबा को। तकरीबन 1300 फैकल्टी के अरकान और तलबा ने, प्रोफेसर्स ने, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स और माहिरीन तालीम ने एक मकतूब लिखा है IISc के डायरेक्टर को कि आप इस इजलास की इजाज़त ना दें। अगर आप इसकी इजलास की इजाज़त देते हैं, वैसे भी आज से ये शुरू होने वाला था, हो सकता है कि शुरू भी हो चुका हो, तो लेकिन वहाँ के डायरेक्टर को ये मकतूब लिखा गया है इन लोगों ने कि आप इस बात की इजाज़त ना दें। अगर आप इजाज़त देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर जो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, नाजायज़ कत्ल गारतगिरी हो रही है, उसकी तायद कर रहा है, उसकी इजाज़त दे रहा है। तो नहीं वज़ीर साहब, आप ये बताइए कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म तशवीश का इजहार करते हैं, दूसरी तरफ बेंगलुरु में इस तरह का एक समिट होती है, एक इजलास होता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इस पर एतराज़ जताया है वो काबिल सताइश ज़रूर हैं, लेकिन आज से इजलास शुरू हो रहा है। जी आज ही अगर मैं समझता हूँ कि एतराज़ जताया था तो इसका कोई मकसद नहीं रहेगा, जी कोई हल नहीं निकलेगा। अगर मैं समझता हूँ कि हफ्ता 15 दिन पहले से अगर वो कोई मुहिम शुरू करते, वज़ीर-ए-आज़म से नुमाइंदगी करते, एहतजाजी मुजाहरे किए जाते, तो मैं समझता हूँ शायद इस पर कोई नज़रसानी हो सकती थी होंगी। और आप देखेंगे वो कांग्रेस की हुकूमत है कर्नाटक में, कांग्रेस की हुकूमत ने भी कुछ भी नहीं किया। हालांकि प्रियंका गांधी आवाज़ उठाती हैं फ़लस्तीनी बच्चों के हक़ में, राहुल गांधी आवाज़ उठाते हैं, सोनिया गांधी आवाज़ उठाती हैं, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है कर्नाटक में? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस दिन आप कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही उस दिन एहतजाज करने से क्या मतलब बताइए। पूरे जो मुंदवीन हैं वो पूरे वहाँ पर आ चुके हैं, इजलास शुरू होने वाला है, तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुके हैं, सडनली इसको रोका नहीं जा सकता ना। नहीं वजह साहब, एक ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में एक नई सियासी तब्दीली होने वाली है, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी की हालत बुरी है। और ऐसे में आप देखेंगे कि दो लोग अगर मिल जाते हैं, एक तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, दूसरे असदुद्दीन अवैसी है, वो ऐसा लगता है कि जो 10 असम्बली नशस्तें हैं, वहाँ की ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, वहाँ मुत्तहिदा तौर पर मुकाबला करेंगे। अब अंदाज़ा कीजिए, दलित और मुसलमानों का जहाँ तक सवाल है, अच्छी खासी आबादी है वहाँ। मुसलमानों की आबादी जो उत्तर प्रदेश की जुमला आबादी का 19% है, और आप दलित मिल जाएंगे तो ये हो सकता है कि कांग्रेस को नुकसान हो, एसपी को नुकसान हो, सेक्युलर ताकतों को नुकसान हो और बीजेपी का फ़ायदा हो। देखिए, बीजेपी तो वही चाहती है जी कि लोकसभा इंतखाबात में उसको जो जिस तरह से शिकस्त हुई उत्तर प्रदेश में, उसका बदला लिया जाए, यानी कोई ऐसा इत्तेहाद बनाया जाए जिससे रास्त तौर पर या बिलवास्ता तौर पर बीजेपी को फ़ायदा हो और इंडिया इत्तेहाद को नुकसान हो। जी हाँ बिल्कुल। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए, असदुद्दीन अवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद की जो आम इंतखाबात थे उसमें इत्तेहाद होने वाला था, नहीं हो सका था। लेकिन अब यह आजमाया जा रहा है, हो सकता है कि 10 जो असम्बली नशस्तें हैं उसकी ज़िमनी इंतखाबात के लिए ये मुत्तहिद होंगे और देखेंगे कि नताइज किस तरह आ रहे हैं। जी देखो रियाज साहब, उत्तर प्रदेश में मजलिस हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की जमात जो हो, वो दोनों भी नई जमात है, अपना अपना असर और रसूख कायम करना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ पर एक तो बीजेपी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, एसपी भी है, लेकिन मैं समझता हूँ बीएसपी भी है, लेकिन बीएसपी अपना आहिस्ता आहिस्ता अवाम में एतमाद खो रही है। तो ऐसी सूरत में चंद्रशेखर आज़ाद एक पसमानदा तबक़ात की उम्मीद की किरण बन के निकले, उभरते हुए लीडर हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है, कोई मुस्लिम कायदी नहीं है। पहले आज़म खान थे, उनको मुख्तलिफ़ केसों में फंसा के उन्हें खामोश कर दिया गया है। अब वहाँ पर कोई मुस्लिम तंजीम ही नहीं है, कोई जमातें नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसका एडवांटेज लेने की असदुद्दीन अवैसी पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। तो दोनों, एक तरफ पसमानदा तबक़ात, एक तरफ मुसलमानों की जो ताकत है, उसको जोड़कर एक नई ताकत बनाने की असदुद्दीन अवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद एक कोशिश कर रहे हैं। मगर इंडिया इत्तेहाद में कांग्रेस है, फिर आपका समाजवादी पार्टी है, या फिर दूसरी और भी जमातें हैं, उनका क्या होगा। और बीजेपी तो यही चाहेगी कि जो मुखालिफ बीजेपी वोट है वो तकसीम हो जाए और बीजेपी को फ़ायदा हो। अच्छा, एक बताइए, महाराष्ट्र से भी क्या खबर आई है? इम्तियाज़ जलील के हवाले से वहाँ खबर आई है कि गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ चलो बम्बई रैली का एहतमाम किया जा रहा है। हैदराबाद में एक गुस्ताख़ है, उसने गुस्ताख़ी की, और उसके बावजूद भी आप देखें यहाँ अलग मौक़िफ़ है, वहाँ पर अलग मौक़िफ़ है। तो ये क्या है? क्या आप गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ भी पॉलिटिक्स खेलेंगे? देखिए, मजलिस की हैदराबाद में अच्छी पोजीशन है, ताकतवर पोजीशन है। महाराष्ट्र में उतनी ताकतवर पोजीशन नहीं है। जी।
और लोकसभा इंतखाबात में इम्तियाज़ जलील को शिकस्त भी हुई। हाँ तो वहाँ पर अपना वजूद मनवाने के लिए नए तरीक़े से एहतिजाज किया जा रहा है या फिर प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। हर पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसियाँ होती हैं। अब देखेंगे बीजेपी की एक स्टेट में एक पॉलिसी होती है, बीफ के पर पाबंदी, दूसरे स्टेट में नहीं होती। जी जी। कांग्रेस की भी इस तरह से होती है। तमाम सियासी जमातें ऐसी ही है सब। लेकिन याद रखिए, आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो या महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, नबी की हुर्मत हमेशा एक ही रहती है। वहाँ क्यों इस तरह का खेल खेला जा रहा है? आप गुस्ताख रसूल के खिलाफ रैली वहाँ निकालेंगे महाराष्ट्र में, तो क्या यहाँ के गुस्ताख के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई इक़दाम नहीं करेंगे आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि मजलिस को इसके बारे में सोचना चाहिए। जी जी जी। जिस तरह से लोग सवाल कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जिस तरह से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आवाज़ उठाई गई थी, जी जी, यहाँ पर नहीं उठाई गई, क्योंकि केसीआर ने 12% रिजर्वेशन का वादा किया था, लेकिन उस पर कभी मजलिस ने उनसे कोई मुतालबा नहीं किया। जी जी। और वहाँ पर जब कांग्रेस और एनसीपी ने 5% मुसलमानों को तालीम और मुलाजिमतों में रिजर्वेशन फराहम किया था, वो लग है कि बीजेपी ये शिवसेना की हुकूमत आने के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अब वहाँ पर दोबारा एहतिजाज मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए एहतिजाज किया जा रहा है। तो हर पार्टी की अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिसी हो गई है। अब कौमी जमातें कहते हैं ये, अब लेकिन उनकी पॉलिसियाँ इलाक़ाई सतह पर अलग अलग हो गई। बरहनाज़ीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।